हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 12 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे विथ कॉन्सेप्ट, मतलब सारे रिवीजन के साथ डिस्कशन हो रहा है। आज पिछले क्लास से हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग देख लेते हैं कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, तो उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। इसके पहले हम लोग 14 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। दिया हुआ है x और y, दिया हुआ है dy/dx का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं कि जब भी x और y किसी दूसरे चर के रूप में दिया रहेगा, x और y का मान किसी दूसरे चर के रूप में दिया रहेगा और dy/dx निकालना रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव उस चर के सापेक्ष लेते हैं, थीटा का सापेक्ष है ना, थीटा का सापेक्ष लेंगे और बटे में x का डेरिवेटिव थीटा का सापेक्ष लेके यहाँ पे रख देंगे, तो dy/dx का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले y बराबर क्या दिया हुआ है, तो y बराबर दिया है b साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका डेरिवेटिव लेना है थीटा का सापेक्ष, तो dy/d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर b तो गुणांक है, ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव निकालना है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन थीटा का द होल स्क्वायर होता है, यही होता है ना, तो साइन थीटा का द होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पर पहले पावर वाला फार्मूला यूज होगा। पावर वाला फार्मूला क्या कहता है, जितना भी पावर है उसको आगे लिखे और एक पावर घटा के लिख दे। तो अब साइन का पावर 2 था, एक पावर घटा के लिखेंगे तो साइन का पावर 1 बचेगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर ये थीटा की जगह कुछ और है, साइन थीटा है। थीटा रहता था बस यही हो जाता, थीटा की जगह साइन थीटा है। तो फिर से क्या करते हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं चैन रूल से। तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं चैन रूल से। dy/d थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2b साइन थीटा, और जो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b को अलग कर लेते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये साइन 2 थीटा बन गया। अब x बराबर क्या दिया हुआ है, तो x बराबर दिया हुआ a कॉस स्क्वायर थीटा। ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष लिखेंगे तो dx/d थीटा हो जाएगा बराबर। अब ए तो गुणांक है, ऐसे जगह फिर यहाँ पर घात वाला पहले फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू एक घात घटा के लिखेंगे तो कॉस के पावर 1 बचेगा। अब यहाँ पर थीटा की जगह कॉस थीटा यूज किए हैं, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे किसका, कॉस थीटा का। फिर से कॉस थीटा का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, 2a कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आगे में आएगा माइनस a, 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, 2 को, और उसके साथ साथ साइन थीटा पहले लिखते हैं, कॉस को बाद में लिखते हैं। फिर से ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो अभी तरह से दोनों का डेरिवेटिव निकल चुका है। अब हमको मान किसका निकालना है, तो dy/dx का। dy/dx का फार्मूला लिख चुके हैं कि y वाला का डेरिवेटिव ऊपर में लिखना है, तो y वाला का मान है साइन 2 साइन थीटा, इसका मान है माइनस a साइन 2 थीटा। ये इससे यहाँ से कट गया, तो जो dy/dx बचा वो कितना आ गया, माइनस b/a हो जाएगा। तो dy/dx का मान हो गया कितना, माइनस b/a। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवकल समीकरण एक दिया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। चलिए इंग्लिश में अब लिखने की जरूरत नहीं, बता दिए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है जिसका हम लोग को सॉल्यूशन ज्ञात करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया x² dx प्लस y² dy। हम बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले ट्राई करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सबसे पहले क्या ट्राई करना है, अगर उससे हल हो जाता है तो फिर और कोई दूसरा ट्राई करने की कोशिश नहीं करना है। तो आते हैं, अगर बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ y वाला को पहले इधर रखते हैं और x वाला इधर प्लस में इधर भेज देते हैं, माइनस में चला जाएगा।
ऑटोमेटिक ये एक्स वाला वाई वाला अलग अलग हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ले लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर पावर वाला नियम से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन का नियम होता है कि जितना भी पावर रहता है उसमें एक पावर जुड़ जाता है और जितना पावर ऊपर आता है उतना ही से भाग होता है। यहाँ पर भी x तो -1 तो ऐसे गुणांक ऐसे ही रहेगा, x पावर जुड़ जाएगा तो x का पावर 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर x वाला टर्म को इधर लेके आ सकते हैं, तो x वाला टर्म को अगर इधर लेके आते हैं तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसी को पहले लिख लेते हैं x³ 3 प्लस y³ 3। अब इधर क्या बचा c। सबसे पहले क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, इसलिए 3 इधर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। 3 से गुना करेंगे तो x³ प्लस y³ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3c हो जाएगा। 3c एक अचर है, उसमें किसी भी कांस्टेंट से गुना करो एक अचर ही रहेगा, तो उसको दूसरा अचर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग k लिख लेते हैं, जहाँ k का मान किसके बराबर है 3c के बराबर है। तो दूसरे अचर से रिप्लेस कर लिए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो x³ प्लस y³ बराबर k, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इस सदिश को हम लोग डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने का बहुत आसान तरीका बताया गया है। पहले यहाँ पर जे कैप लिखा हुआ है, तब जाकर -2 i कैप लिखा हुआ है, डॉट उसके बाद है के कैप। कैप लिखा रहे चाहे नहीं रहे उसका मतलब वेक्टर लिखे या कैप लिखे दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही है, ठीक। तो डॉट में क्या बताया गया है कि i वाला के साथ i का डॉट किया जाता है, तो यहाँ पर i के आगे -2 है, यहाँ पर i के आगे 3 है, तो क्या लिखाएगा -2 × 3 लिखाएगा। फिर प्लस साइन देना है जे वाला, जे का आगे यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा, जे क्या है यहाँ पर माइनस है तो मतलब क्या होगा -1 होगा, प्लस के इसमें है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर के का आगे कितना है 1 है, ये कितना हो जाएगा -2 में 3 से गुना होगा तो -6, -1 में 1 से गुना होगा तो -1 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। तो बचेगा क्या, ये -7 हो जाएगा जोड़ने पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस यही बात ध्यान में रखना है कि डॉट में i वाला के साथ i का गुना करते हैं, जे वाला के साथ जे का गुना करते हैं, के वाला के साथ के का गुना करते हैं, गुना करके हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो वही डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक अवकल समीकरण दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हल ज्ञात करना है। सबसे पहला वही काम करना है, थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ट्राई करेंगे कि x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ कर ले और उसको इंटीग्रेट कर ले। तो सिंपल दिख रहा है, ये y का पद पूरा है और ये x का पद है, तो x वाला को उधर लेके चले जाते हैं तो e⁴y इंटू dy बचेगा, इधर ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में e⁴3x इंटू dx बचेगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन जब होगा तो e⁴ y का इंटीग्रेशन e⁴y ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुणांक जो है बोले थे ना कि जो अगर रैखिक रूप में ही है y का घात यहाँ पर 1 ही है और गुणांक कुछ दे दिया है, तो उसमें क्या करते हैं बार बार ये चीज़ें बोलते हैं। मान लो कि अगर e⁴x है तो इसका डेरिवेटिव जो इसका इंटीग्रेशन जो होता है e⁴x से होता है। अगर e⁴ax प्लस b रहता है और इसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो वही हो जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर भी एक रैखिक रूप में है और यहाँ पर भी क्या है रैखिक रूप में है, तो सिर्फ यहाँ पर a के गुणांक से x के गुणांक से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन वही निकल के आएगा e⁴y ही होगा, लेकिन गुणांक से क्या हो जाएगा भाग होगा, 4 से भाग हो जाएगा, माइनस e⁴3x और यहाँ पर गुणांक कितना है 3, तो 3 से भाग हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ अचर पद दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग इधर लेके आएंगे, तो इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो e⁴3x/3 प्लस e⁴4y/4 हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पर 1/3 e के पावर 3x प्लस 1/4 e के पावर 4y बराबर के दिया हुआ है। के मतलब कोई भी अचर हो सकता है, अचर का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिया हुआ है, अवकल समीकरण ही दिया हुआ है, उसका हल बताना है। इसका भी तो वही पार्ट है कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। dx बाई एक्स है प्लस dy बाई वाई है बराबर 0। dy बाई वाई बराबर हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर भेज देते तो माइनस में हो जाएगा। x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट ले सकते हैं। तो लिखने का एक और तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y इंटू डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/x इंटू डी एक्स। अब सभी को पता होना चाहिए कि 1/y के 1/x है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ y होता है। क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ y। यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा। अब प्लस में c लिख सकते हैं। या अचर पद को अगर दोनों को दोनों लॉग में है तो लॉग के रूप में भी अचर पद को लिख सकते हो। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है, तो लॉग का प्रॉपर्टीज लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना, इसको लॉग ए माइनस लॉग बी का यूज करते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बटे बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में है तो ये ऊपर लिखाएगा और ये नीचे लिखाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी बटे एक्स हो जाएगा। जब दोनों तरफ लॉग रहते हैं तो लॉग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये चीज़ बताए तो लॉग क्या जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो y बराबर सी बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इस x को इधर भेज सकते हैं, भाग में है तो अगला स्टेप लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी द करेक्ट। अचर पद कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समाकलन गुणांक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालते हैं, जब अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण होता है तब, रैखिक फर्स्ट ऑर्डर का रैखिक अवकल समीकरण होता है तब उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पर p और q क्या हो सकता है, या तो अचर मान हो सकता है या x का फलन हो सकता है। तब यहाँ IF निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन गुणांक कहते हैं। इसका जो मान होता है e के पावर p इंटू डी एक्स के बराबर होता है। तो हमको यहीं पर यही चीज़ निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही देगा निकालने के लिए, इसका हल नहीं देगा निकालने के लिए, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको तुलना करते हैं, तो हमको सिर्फ p चाहिए। तो यहाँ पर जो x y के आगे होता है वही p होता है, तो यहाँ y के आगे क्या बनेगा, अगर यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, वाई को बाद में लिख ले, बराबर में है कॉट एक्स। अब यहाँ पर y के आगे जो होगा वही p होगा, तो माइनस साइन के साथ लेना है इसलिए कि यहाँ पर प्लस साइन है, तो p का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स निकल के आएगा। तो p का मान पता चल गया, तो IF निकाल सकते हैं। IF बराबर e के पावर p का मान हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ e के पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन का बात हो रहा है, माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स हो जाता है। यहाँ पर अचर पद नहीं लिखा जाता है इंटीग्रेशन का, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर कॉस एक्स हो जाएगा। तो यही IF का मान आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया ई के पावर कॉस एक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स समझना होगा किस प्रकार का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका 2 ऑप्शन नीचे में है। दो मैट्रिक्स का गुना दिया हुआ है। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो का संख्या कॉलम का संख्या 1 है, तो ये 1 गुने 1 मैट्रिक्स है। इसका गुना करना है 1 माइनस 1। इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें रो 1 है, कॉलम कितना है तो 1 गुने 2। तो गुना तभी होता है जब इसका कॉलम इसके रो के क्या हो बराबर हो, तो बराबर है। और जो गुना करके आता है वो कौन आता है, यहाँ पर इसका रो, तो रो की संख्या 1 होगा, कॉलम की संख्या 2 होगा। ये गुना करके आने के बाद वो मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो आएगा मैट्रिक्स वो 1 गुने 2 क्रॉस का आएगा। अब देखो अगर पहला मैट्रिक्स देखा जाए तो 1 गुने 1 क्रॉस का, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। ये 1 क्रॉस 2 का है, एक रो 2 कॉलम है। ये 2 रो है तो 2 गुने 1 है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए 1 गुने 2 आना चाहिए। ये 1 रो है 2 कॉलम है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, जिसको कुछ भी नहीं आता है ये दोनों में से कोई ऑप्शन एक टिक कर देगा तो उसका सही होने का चांसेस बन जाता है। लेकिन आते हम लोग गुना पर आते हैं। तो गुना कैसे किया जाता है, तो जितना भी रो रहता है रो का सारी कॉलम के साथ गुना होता है। तो रो कितना है, तो पहला अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पहला रो है और पहला कॉलम है, तो -1 में 1 से गुना होगा, -1 रह जाएगा। फिर -1 में -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ आएगा क्या, अब यहाँ पर एक ही रो था और एक रो का काम कंप्लीट हो गया, तो ये भी मैट्रिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो -1 और 1 आ गया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं इसके पहले, सब रिपीटेशन करता है। अगर एक साल का कोई अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर मैथ में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब बाहर में 3 लिखा हुआ है। तो बताया कि मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जब इसमें मैट्रिक्स में बाहर में कुछ भी रहता है तो उसका गुना होता है तो सारे एलिमेंट के साथ होता है, सारे एलिमेंट जितना भी एलिमेंट रहेगा। लेकिन यही डिटर्मिनेंट रहता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर गुना करते तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करते तो 3 में -2 से गुना करता -6 हो जाएगा। 3 में 8 से गुना होगा तो 8 3 के 24 हो जाएगा, और 3 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप खुद मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का बता दिए। इसका डायरेक्ट निकालने का हम तरीका बताए थे। क्या बोले थे कि इस सब टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही कर ले सबको, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। ठीक, तो जेड बराबर इतना का अधिकता मान बोला है। बोले थे कि अभी जब भी ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी दिया रहेगा और इसी इनइक्वालिटी से हम लोग को सॉल्व करना है, इसको समीकरण बना के। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ बहुत आसानी से इसका ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 25, तो यहाँ पर y 25 हो जाएगा। और y 0 रखेंगे तो x का मान भी 25 ही मिलेगा, तो यहाँ पर x 25 मिलेगा। इसको ड्रॉ कर देना है। अब बोले थे जब भी ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो हमेशा यहाँ पर लेस देन का साइन दिखेगा, मतलब छोटा का साइन। तो यही यहाँ पर ये रीजन निकल के आता है, यही रीजन निकल के आता है। और इसी का 3 कॉर्नर पॉइंट होता है, तीनों पर जेड का मान निकालना रहता है। तो ये हो जाता है ओ, जो कि 0,0 होता है, और ये 25 है तो 25,0 होगा, और इसका बात करेंगे तो 0,25 हो जाएगा। इस तरह से फास्ट काम करना होगा। और तीनों बिंदु पर क्या करते हैं हम लोग, जेड का मान निकालते हैं, जिस पर अधिकतम होगा वही हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, दोनों जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। दोनों जगह जब 25,0 रखेंगे मतलब x का मान 25, y का मान 0, तो 25 छक्के कितना होता है 150। और ये तो y का 0 होता है तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं। एक और z का मान इस पर निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 25 रखना, तो ये तो 0 हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 75। हमको z का मैक्सिमम मान चाहिए, z मैक्स का मान कितना दिख रहा है 150 दिख रहा है। मिनिमम बोलता तो 0 हो जाता तो 150 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। लगातार हर एक साल दे रहा है। अगले साल में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, 2024 में भी और 2023 में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, एक ही इनइक्वालिटी रहेगा। ग्राफ का बात करेंगे और लेस देन का ही साइन रहेगा। y का मान 0 करेंगे तो x का मान 13 आएगा, यहाँ पर 13 कोमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का मान 0 करेंगे तो y का मान 13 आएगा, यहाँ पर 0,13 हो जाएगा और यहीं पर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और यही रीजन होता है, हमेशा लेस देन रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर 0,0 तीनों बिंदु पर क्या करते हैं, z का मान निकालते हैं। तो अगर 0,0 पर निकालेंगे तो ऑब्वियसली z यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13,0 मतलब x का मान 13, y का मान 0, यहाँ पर x का मान 13 ही रह जाएगा, इसलिए कि ये 0 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 13 रखते हैं, 13 39 होता है, तो ये -39 आ जाएगा। बोला है कि अधिकतम चाहिए, z का इसमें तीनों में से मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है कितना है, 13 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मिनिमम पूछता तो -39 होता, तब इस क्वेश्चन का आंसर -39 देखने को मिल जाता। तो इस तरह से डायरेक्ट पुट करके निकालना है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक और दे दिया है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार दे दिया है। चलिए ठीक ही है, एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन एक साथ रिवीजन हो जा रहा है। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करने का वही तरीका है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, कभी भी ऐसा सब्जेक्टिव में नहीं करना है। x का मान 0 रखना है तो y का मान कितना आएगा, 4y बराबर 24 होगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 6 हो जाएगा, तो ये 0,6 हो गया। फिर y का मान 0 रखना है तो x का मान कितना आएगा, 8 3 के 24, यहाँ पर 3 गुना में भाग में चला गया तो 8 बार में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। तब इसको क्या कर देना है, ड्रॉ कर लेना है। बस यही लेस देन साइन रहेगा तो हमेशा ध्यान में रखना, नीचे वाला यही रीजन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर मूल्य बिंदु आएगा 0,0, सब पर z का मान लिखना है। जब x y का मान दोनों जगह 0 रखेंगे तो z का भी मान 0 आएगा। x का मान 8, y का मान 0, मतलब ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ x का मान 8 रखेगा तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसमें आते हैं तो यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 6 रखना, तो 8 कितना होगा, 48 होगा। तो इसमें 48 हो गया। न्यूनतम पूछा है तो z का सबसे कम मान क्या है, 0 है, तो x बराबर 0 ही मिनिमम मान हो जाएगा। मिनिमम इसको लिखते हैं तो z मिनिमम का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, बस ये जो थ्योरम यहाँ पर बता दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बस इसी को फॉलो करना है, तुरंत आंसर निकाल लेंगे आप। फिर से एक डॉट प्रोडक्ट आ गया, अभी थोड़ा देर पहले भी आया था, फिर से एक दोबारा भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है डॉट से। डॉट के लिए बार बार ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि आई वाला के साथ आई का गुना करना है, जे वाला के साथ जे का, के वाला के साथ के का बराबर करके जोड़ देना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 है, x का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पर सॉरी आई का गुणांक 2 है घटक, और यहाँ पर आई का घटक 1 है, तो क्या लिखेगा, 2 गुने 1, ये प्लस साइन देना है। जेड का गुणांक यहाँ पर -3 है, यहाँ पर जेड नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर जेड का गुणांक 0 के साथ गुना होगा। इसमें के नहीं है पहला में, तो के का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। इसमें के है तो इसका गुणांक कितना है, 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले 2, और ये दोनों का दोनों 0 ही हो जाएगा, तो इसको खत्म करते हैं, तो यहाँ पर जोड़ के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल, बस ध्यान यही फंडा रखना है कि जो आई जे जो नहीं दिया रहेगा उसका घटक क्या होगा, 0 होता है। ठीक, हमेशा सब घटक के साथ आई वाला के साथ आई का गुना, जे वाला के साथ जे का गुना करना है, और के वाला के साथ के का गुना करना है। गुना करके जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है, सॉरी हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए एक और होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।